फरवरी में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने वालों की रफ्तार थम गई है। रिजर्व बैंक का डेटा बताता है कि इस महीने क्रेडिट कार्ड खर्च 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। त्यौहार खत्म हो गए, वैलेंटाइन डे के अलावा कोई बड़ा शॉपिंग ट्रिगर नहीं था और साथ ही ट्रैवल और ऑनलाइन शॉपिंग पर भी लोगों ने खर्च कम किया है। इससे हर महीने जो लगातार बढ़ोतरी दिख रही थी उस पर अब ब्रेक लगता दिख रहा है। सर, इस आंकड़े का असर कहां कहां दिखेगा, अगर हम समझने की कोशिश करें, कैसे पढ़ें इस आंकड़े को इकोनॉमी की दृष्टि से? आंकड़ा महत्वपूर्ण है और भारत की कंजम्पशन इकोनॉमी के लिए, खपत के लिए, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी आधार है, जिसके आधार पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को नापते तोलते हैं कि 100-125 करोड़ लोगों का देश है। वहां कंजम्पशन के को लेकर कोई अच्छी खबर पिछले 5-6 महीनों से नहीं आई। हम लगातार उन खबरों को करीब से देख रहे हैं बोनस पॉइंट में, और ये खबर वो और भी है जो भारत में खपत और मांग को रेखांकित करती है। क्रेडिट कार्ड के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो करीब करीब आधे रह गए। नए क्रेडिट कार्ड के इशू 8.2 लाख थे जनवरी में, जो फरवरी में घटकर 4.4 लाख रह गए। पहली चीज तो इशुएंस में इतनी तेज गिरावट अपने आप बताती है कि लोग क्रेडिट कार्ड लेने को तैयार नहीं है। इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो रिजर्व बैंक की तरफ से जो सख्ती की गई थी क्रेडिट कार्ड पर लोन को लेकर, बैंकों ने भी क्रेडिट कार्ड देने में अपने को रोका है, उतना प्रोत्साहन नहीं दिया है। दूसरी तरफ ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महंगा क्रेडिट कार्ड कर्ज भी इसकी वजह हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा असर हमें इन क्रेडिट कार्ड्स के जरिए होने वाली मांग पर और खपत पर दिखाई दिया है। तो अगर आप भारत में बाकी चीजों के खपत के आंकड़ों को देखें, जिन्हें हम बिजनेस पॉइंट में बताते रहे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ग्रोसरी हो, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो, उन सब में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता है खरीदने में, और उनकी सबकी बिक्री हमें गिरती हुई दिखाई दे रही है। जैसे बड़े क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई, इनके पास सबसे कम क्रेडिट कार्ड मांगने वाले लोग आए हैं, क्रेडिट कार्ड लेने वाले लोग आए हैं। लेकिन जो टोटल अवेलेबल कार्ड थे उनका यूसेज थोड़ा सा बढ़ा है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां समझना जरूरी है, शेयर बाजार में गिरावट, नौकरियों में कमी, वेतन और तनख्वाहों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होना, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और महंगाई, खासतौर पर शहरों में महंगाई में बढ़ोतरी जीवन में को देखते हुए लोगों की जो कंजम्पशन और स्पेंडिंग की हैबिट्स हैं वो अब बदल रही हैं, कम हो रही। हमने एक दौर देखा था पिछले आज से साल डेढ़ साल पहले कि बहुत सारी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, बहुत सारी इंपल्सिव बाइंग भारत में होती थी, जिसमें क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत के लोग अपनी आर्थिक वास्तविकताओं को देखते हुए अपनी खरीदारी को सीमित कर रहे हैं, और इसका असर हमें डिमांड पर, खासतौर से कंजम्पशन डिमांड पर दिखाई दे रहा है। एमएसएमई की पेमेंट से जुड़ी दिक्कतें अभी भी बरकरार हैं। अब तक 47,000 से ज़्यादा एमएसएमई के करीब 8,000 करोड़ रुपए के बकाये के क्लेम दाखिल हैं। ये सारे क्लेम सरकारी प्लेटफॉर्म पर दर्ज किए गए। इससे साफ है कि छोटे बिजनेस अभी भी पेमेंट डिफॉल्ट की समस्या से जूझ रहे हैं, जो उन्हें समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है। सर, एमएसएमई के लिए सरकार ने कई कोशिशें कर ली, 45 दिन में आप भुगतान कीजिए, पेनल्टी लगेगी, लॉकडाउन में विशेष ध्यान दिया गया, कोशिशें बहुत दिखती हैं। लेकिन एक ही ऐसी समस्या है कि जो हम देखते हैं लगातार कि भैया पेमेंट नहीं मिल रहा है, एमएसएमई डिफॉल्ट कर रही है, ये समस्या लगातार बनी रहती है। क्या है ये पूरा मामला सर? भारत के छोटे उद्योगों की ये जो समस्या, इस पर हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कोविड के बाद और उसके बाद भी कई अलग अलग मौकों पर ये बात बार बार कही है, सरकारी आदेशों में बार बार ये बात कही गई है कि भारत के एमएसएमई का बकाया नहीं मिलता, उनको वो जो सप्लाई करते हैं उसका पैसा नहीं मिलता। और जब ये सब कुछ नहीं निपटा सरकार के उच्च स्तर के प्रयासों के बाद, तो एक पोर्टल खोल दिया गया, समाधान पोर्टल, जिस पर एमएसएमई से कहा गया कि वो ये जानकारी दें कि उनका कहां कितना पैसा बकाया है। भारत में छोटे उद्योगों की जो सबसे बड़ी समस्या है, ना बाजार की समस्या है ना कर्ज की समस्या, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो उनसे माल खरीदता उन्हें वक्त पर पेमेंट नहीं करता, भुगतान नहीं करता। 65 दिन से 70 दिन तक और उससे ज्यादा समय तक उनके पेमेंट्स या उनके भुगतान फंसे हुए रहते हैं। अब ये आंकड़ा सामने आया और ये चौंकाने वाला है और सरकार के लिए आईना है, और सरकार के अधिकारियों की इस आंकड़े को देखकर देश को वास्तविकता बतानी चाहिए। जिन छोटे उद्योगों का झंडा उठाकर वो चारों तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि भारत के छोटे उद्योग ही भारत के रोजगार की रीढ़ है। ये आंकड़ा बताता है कि सबसे बड़े बकायेदार भारत में छोटे उद्योगों के राज्य सरकारें हैं। जो आंकड़ा, जो नंबर शुभम ने बताया, 8,024 करोड़
6.9 करोड़ रुपीस का ये बकायेदारी, इसमें 6,713 करोड़ तो केवल राज्य सरकारें दबाए बैठी है छोटे उद्योगों का, जो उन्होंने पैसा नहीं दिया है, जो राज्य सरकारों को उन्होंने सर्विस सेवा प्रोडक्ट दिए होंगे। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शुभम आपको याद होगा कितने नई नोटिफिकेशन, कितने नई आदेश सरकार की तरफ से दिए गए कि पीएसयू को समय पर पैसा देना चाहिए, छोटी कंपनियों का, इकाइयों का 5,660 करोड़ रुपए के आसपास की बकायेदारी इनके ऊपर है। इसके बाद फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म आती हैं और फिर स्टेट की पीएसयूज आती हैं, सेंट्रल डिपार्टमेंट आते हैं, इंडिविजुअल्स आती हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज आती हैं, जिनकी बकायेदारी, ये जो 4-5 बड़े लोग हैं जिनके पास हमेशा बजट आते हैं, हर साल बजट मंजूर होता है, खर्च का ऑडिट होता है, खर्च कराया जाता है, तनख्वाहें मिलती हैं, वेतन बढ़ाए जाते हैं, अपने अपने कामों पर खर्च किया जाता है, पर छोटे उद्योगों के पैसे का भुगतान नहीं होता। और ये भारत में छोटे उद्योगों की बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। तो सामने खुलकर पूरा हिसाब सामने आ गया है और सरकारी पोर्टल के जरिए आया है, तो इसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम सरकार कुछ तो दखल इसमें करेगी ही।